हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डी ट्रिपल एसबी, नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली और जियावोंदा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम टाइम सीरीज का 20वां वीडियो और पढ़ते हैं मैकियावेली और जियावोंदा के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, बात करेंगे मैकियावेली से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो मैकियावेली, जिनका समय 1469 से 1527 ईस्वी रहा है, आधुनिक यूरोप का राजनीतिक चिंतन 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसके उदय में पुनर्जागरण और धर्म सुधार का विशेष हाथ रहा है। पुनर्जागरण के मुख्य प्रतिनिधि और राष्ट्र राज्य के सिद्धांत के प्रवर्तक के नाते निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527 ईस्वी को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से आप सभी के लिए बनेगा कि पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा निकोलो मैकियावेली। आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक युग के उन्नायक निकोलो मैकियावेली का जन्म मई 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था और एक नए वर्ग, वाणिज्य वर्ग का उदय हो रहा था और साथ ही समुद्र यात्राओं तथा छापे खाने की मशीन का विकास भी हो रहा था। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में सुदृढ़ एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्यों का आविर्भाव हो चुका था, परंतु मैकियावेली का जन्म भूमि इटली की स्थिति जो है चिंताजनक थी। मैकियावेली का उद्देश्य व्यवहारिक था। वह इटली की एकता का निर्माण कर उसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। मैकियावेली के संपूर्ण चिंतन शासन कला पर आधारित है और मैकियावेली ने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय कर अनुभूति प्रधान या ऐतिहासिक पद्धति को अपने अध्ययन का आधार बनाया था। मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति का यथार्थ विश्लेषण किया। उसका संपूर्ण चिंतन तत्कालिक तथा व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर आधारित रहा था। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल जाता है, जबकि संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। और ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो आप सभी लोग विशेष रूप से इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें। शासन कला एवं शासन पद्धति के बारे में मैकियावेली के विचारों पर नजर डालते हैं। तो मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस में शासन कला पर विस्तार से चर्चा की है और मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन इटली को शक्तिशाली एवं राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने पर आधारित रहा है। उसने शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीतिक हिंसा, धोखेबाजी आदि को भी उचित ठहराया है। उसके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने कहा है कि साध्य ही साधन को प्रमाणित करता है। मैकियावेली ने चर्च राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण पर पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा, क्योंकि चर्च इटली की एकता में बाधा उत्पन्न कर रहा था। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, परंतु धर्म का विरोधी नहीं था। मैकियावेली ने अपनी रचना डिस्कोर्सेस ऑन लिबी या टिटस लिवियस 1513 ईस्वी में गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली तथा स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। अपनी महत्वपूर्ण रचना द प्रिंस, जो 1532 में प्रकाशित हुई, जिसको मैकियावेली ने फ्लोरेंस के शासक लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित किया, में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करता है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर, जो 1819 से 20 में प्रकाशित हुई, में उसने नागरिक सेना का समर्थन किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मैकियावेली ने अपने किस रचना में नागरिक सेना का समर्थन किया है।
तो याद रखना द आर्ट ऑफ वार में किया है। मैकियावेली सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का तथा व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा, आम व्यक्तियों का समूह विवेक एवं एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैकियावेली ने स्पष्टतया कहा कि निश्चित रूप से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये उन्हीं समाजों पर लागू हो सकती है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो। मैकियावेली ने शासक को शरीर से शेर की तरह ताकतवर परंतु दिमाग से लोमड़ी की तरह धूर्त होने की सलाह दी है। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर छल, धोखा, कपट, बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राजा को दिखाने में कुछ और जबकि वास्तविक कुछ और होना चाहिए। मैकियावेली राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखने तथा खुद को धार्मिक न होने की सलाह दी है। राजा को दिखाना चाहिए कि वह लोगों की स्वतंत्रता का हिमायती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा ना हो। राज्य की सुरक्षा के लिए मैकियावेली नागरिक सेना का समर्थन करता है। वह इटली द्वारा रखे गए भाड़े के सैनिकों का विरोध भी करता है, जिसका वर्णन उसने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वार में किया है। राजनीति एवं नैतिकता के संबंध में मैकियावेली के विचारों पर नजर डालते हैं। मैकियावेली की राजनीति को महत्वपूर्ण देन उसके द्वारा राजनीति की का नैतिकता से पृथक्करण है। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मापदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो राज्य व राजा दोनों के लिए हानिकारक होगा। मैकियावेली ने नैतिकता की नई परिभाषा दी। उसने कहा कि शासन द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया प्रत्येक कार्य नैतिक है। इसलिए कहा जाता है कि मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। मैकियावेली के चिंतन में सर्वाधिकारवादी विचारधारा के मिलने के कारण उसे शैतानों का शिष्य तथा तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, किस राजनीतिक विचारक को शैतानों का शिष्य या तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है? तो निकोलो मैकियावेली को कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिष्य कहा है। वहीं सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। मैकियावेली के एक अन्य महत्वपूर्ण रचना द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है। सेबाइन का कथन है कि मैकियावेली के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति इटली को नहीं पहचान सका। उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को संपूर्ण रूप में चलने वाले इस विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया। मैक्सी ने उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक और जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कहा है। डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। तो साथियों, ये थे मैकियावेली से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं मैरी वोल्सस्टोनक्राफ्ट के बारे में। मैरी वोल्सस्टोनक्राफ्ट एक ब्रिटिश लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों की समर्थक थी। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 ईस्वी को तथा मृत्यु 10 सितंबर 1797 को लंदन में हुआ था। इनकी रचनाओं पर नजर अगर डालें तो मैरी वोल्सस्टोनक्राफ्ट ने अपने अत्यंत छोटे जीवन काल यानी 38 वर्ष में अनेक प्रसिद्ध रचनाओं के माध्यम से मानव समाज में विशेष रूप से महिला अधिकारों के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया है। वोल्सस्टोनक्राफ्ट की प्रमुख रचनाओं पर अगर नजर डालें तो पहली है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में प्रकाशित हुई। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन 1790 में प्रकाशित हुई। लेटर्स रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क 1796 में प्रकाशित हुई। अगली इनकी जो रचना है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में प्रकाशित हुई। और अगली पुस्तक है ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ 1788 में प्रकाशित हुई है। क्राफ्ट के नारीवादी विचारों पर नजर डालते हैं तो यह उदारवादी नारीवाद महिला विचारक हैं। यह उदारवादी नारीवाद का समर्थन करने वाली प्रथम महिला विचारक हैं जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसर की वकालत की थी। क्राफ्ट ने अपनी रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में महिलाओं के लिए समान अधिकार तथा विशेष अधिकार का समर्थन किया है जो पुरुषों को प्राप्त हैं। क्राफ्ट का मानना है कि यदि महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे तो राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। क्राफ्ट का मानना है कि समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अस्तित्व महिलाओं की सहनशक्ति पर निर्भर है जो नारीवादी आदर्शों के साथ चली आ रही है। क्राफ्ट का मानना है कि व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, योग्यता और चरित्र के आधार पर होना चाहिए।
उदारवादी नारीवादी विचारक मूल रूप से सुधारवादी हैं, अतः वह स्त्री पुरुष समानता के समर्थक हैं। उदारवादी नारीवादी विचारक पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता को बदलना नहीं चाहते थे। महिलाओं की शिक्षा संबंधी विचारों पर क्राफ्ट के नजरिए को देखते हैं। क्राफ्ट ने अपनी प्रसिद्ध रचना थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में अपने शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। क्राफ्ट ने अपनी इस रचना के माध्यम से ब्रिटिश मध्यम वर्ग की महिलाओं में शिक्षा के संबंध में जागरूकता लाने का प्रयास किया था, किंतु इस पुस्तक को वास्तविक महत्व उस समय प्राप्त हुआ जब 1970 के दशक में ब्रिटेन में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह पुस्तक प्रत्येक माँ को इस बात के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करती है कि वह अपनी पुत्रियों के अंदर बचपन से ही तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी सामाजिक स्थिति विकसित करने के गुणों का विकास करे। क्राफ्ट ने महिलाओं को शिक्षित करने की पुरजोर वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि जब प्रत्येक महिला शिक्षित होगी तभी वह एक पितृसत्तात्मक समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त कर पाएगी। क्राफ्ट अमेरिकी क्रांति जो 1776 में हुई और फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 हुई उससे प्रभावित थी। क्राफ्ट का मानना था कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती हैं। क्राफ्ट की प्रथम रचना थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, उसके पश्चात मैरी ए फिक्शन नामक एक उपन्यास की भी रचना इनके द्वारा की गई थी। प्रथम नारीवादी के रूप में क्राफ्ट के विचारों पर नजर डालते हैं तो क्राफ्ट ने 1792 में एक पंपलेट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा, जो एडमंड बर्क को एक प्रत्यक्ष चुनौती था। एडमंड बर्क एक रूढ़िवादी विचारक था जिन्होंने अपनी रचना रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1789 में लिखा। इसमें बर्क ने परंपराओं एवं संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया था और जिसमें महिलाओं को संपत्ति के रूप में दिखाया गया था, और इसी को जवाब देने के लिए क्राफ्ट ने जो है ये पंपलेट लिखा था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज था एडमंड बर्क को सीधा क्राफ्ट की तरफ से। अब रूसो की आलोचना भी क्राफ्ट ने की है। क्राफ्ट ने रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक एमाइल जो 1762 में आई, उसकी कटु आलोचना करती हैं। इस आलोचना का मूल कारण था कि रूसो ने अपनी इस रचना में महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों हेतु उपयोगी बताया था। रूसो को करारा जवाब देते हुए क्राफ्ट ने अपनी रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। क्राफ्ट का उदारवादी मूल्यों के समर्थन के प्रति क्या नजरिया था, उस पर नजर डालते हैं। क्राफ्ट उदारवादी मूल्यों की प्रबल समर्थक थी, अतः उन्होंने पुरुषों की बात महिलाओं को भी विवेकशील, बौद्धिक तथा तर्कशील प्राणी के रूप में स्वीकार किया था। क्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान समाज में अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह बदलाव शिक्षा रूपी अमूल्य नीति के माध्यम से ही संभव है। यद्यपि क्राफ्ट ने विवाह को वैधानिक वेश्यावृत्ति कहा है, फिर भी वह विवाह और परिवार रूपी संस्था को बनाए रखने की समर्थक थी। क्राफ्ट ने विवाह और परिवार रूपी संस्था को बनाए रखते हुए महिलाओं की शिक्षा और स्वायत्तता का प्रबल समर्थन किया है। तो ये थे क्राफ्ट के महत्वपूर्ण विचार। अब हम देखते हैं ज्याबोंदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैकियावेली और लूथर ने राज्य को धार्मिक सत्ता के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए जो प्रयत्न किया, उसकी तार्किक परिणति संप्रभुता के सिद्धांत के रूप में सामने आई, जिसे सर्वप्रथम ज्यावोंदा द्वारा 16वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। तो ज्यावोंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने ऐसी चीज राज्य को समर्पित की जो राज्य को सर्वशक्तिमान और अन्य संगठनों से अलग बनाने का कार्य करती है। ज्यावोंदा 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक और न्यायशास्त्रवेत्ता था। राजनीति के क्षेत्र में बोंदा की ख्याति प्रभुसत्ता की संकल्पना और आधुनिक पूर्ण सत्तावाद के सिद्धांतकार के रूप में है। महान फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बोंदा का जन्म 1530 ईस्वी में ऐसे समय हुआ जब फ्रांस ग्रह कलह और धर्म युद्धों का अखाड़ा बना हुआ था। बोंदा के समय फ्रांस में पोलिटकोच नामक धार्मिक आंदोलन चल रहा था, जो धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। इस आंदोलन का बोंदा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बोंदा का धार्मिक सहिष्णुता के साथ इंद्रजाल, प्रेत विद्या आदि पर भी बड़ा विश्वास था। सेबाइन के शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि बोंदा अंधविश्वास, बुद्धिवाद, रहस्यवाद, उपयोगितावाद और पुराणवाद का अनुपम सम्मिश्रण था। बोंदा ने मुख्यतः ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया था। अब बोंदा के राज्यों परिवार संबंधी विचारों पर नजर डालते हैं। बोंदा यह मानता है कि राज्य का उचित कार्य अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को कायम रखना नहीं, अपितु सामाजिक कल्याण में निरंतर अभिवृद्धि करना है। बोंदा के अनुसार राज्य, परिवार और उसकी सामान्य संपत्ति का एक समुदाय है, जिसका शासन एक संप्रभु शक्ति एवं विवेक द्वारा होता है।
बोंदा की परिभाषा में राज्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकट होती हैं जो निम्नवत हैं। पहला है, अरस्तु की भांति बोंदा भी परिवार को राज्य की आधारशिला मानता है। वह व्यक्ति को राज्य का निर्माण करने वाली इकाई के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा पॉइंट है, बोंदा राज्य पर सर्वोच्च शक्ति का शासन स्वीकार करता है। उसने संप्रभुता को राज्य का विशेष गुण माना जो केवल राज्य में ही निहित है। प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य में अविभाज्य शक्ति का निवास परम आवश्यक है जिससे अराजकता की स्थिति ना उत्पन्न हो। तीसरा पॉइंट है कि राज्य पर विवेक का शासन हो। चौथा पॉइंट है, बोंदा ने राज्य को न केवल परिवारों की अपितु उनकी सामान्य संपत्ति का भी समुदाय बतलाया है। आगे देखते हैं बोंदा राज्य के बारे में क्या कहते हैं। तो बोंदा के अनुसार यह सर्वोच्च शक्ति अथवा संप्रभुता ही उसे अन्य समुदायों से पृथक करती है और इसे खो देने पर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रभुसत्ता संबंधी बोंदा के विचारों पर नजर डालते हैं। तो बोंदा के राज दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत है। बोंदा ही पहला राजनीतिक विचारक था जिसने बड़ी स्पष्टता तथा वैज्ञानिकता से प्रभुसत्ता को राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बना दिया। बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता ही वह विभाजन रेखा है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करती है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। बोंदा का स्पष्ट मत था कि प्रभुसत्ता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष व स्थायी शक्ति है। बोंदा अपने इस विचार से दो उद्देश्यों की सिद्धि करता है। प्रथम, लौकिक विषयों पर पोप एवं पवित्र रोमन सम्राट जैसे किसी बाहरी दावे का निषेध। द्वितीय, सामंतों सरदारों के किसी भी अदेय अधिकारों को ठुकराना। इस तरह वह राज्य की बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रभुसत्ता का पक्षपाती हो जाता है। बोंदा राज्य की प्रभुसत्ता को शाश्वत एवं स्थायी बताता है जिसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता की एक अन्य विशेषता यह है कि वह कानून से नियंत्रित नहीं होती क्योंकि प्रभुसत्ता स्वयं कानून का सोर्स है। वह राज्य में सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करता है और स्वयं उन कानूनों से बाधित नहीं हो सकती जिन्हें उसने जनता के लिए बनाया है। बोंदा की प्रभुसत्ता का सबसे बड़ा अंतर्विरोध जहां एक ओर उसके द्वारा उसे असीम निरपेक्ष शाश्वत स्थायी बताया जाना है, वहीं दूसरी ओर संप्रदायी प्राकृतिक निःशर्त राष्ट्रों के सामान्य कानूनों का बंधन तथा उसका जनता में निहित होना बताया जाना है। अब बोंदा की प्रमुख रचनाओं पे नजर डालते हैं क्योंकि रचनाओं से प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो पहली पुस्तक है रिस्पॉन्स, दूसरी पुस्तक है डिमेनो मैनी और तीसरी पुस्तक है हेप्टाप्लोमर्स, चौथी है यूनिवर्स नेचर थिएट्रम और गणराज्य की 6 पुस्तकें यानी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। ये पुस्तक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां से इनके प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में इस पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मैकियावेली, क्राफ्ट और जीन बोंदा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे समझौतावादी यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट विचारकों में हाब्स, लॉक और रूसो का एक कंप्लीट वीडियो जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो। आगे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल से अभी जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। अब ये रेगुलर सीरीज आप सभी लोगों के लिए जारी रहेगी। बीच में कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से ये सीरीज रोक दी गई थी। हालांकि आप सभी का एग्जाम भी अभी नहीं होने वाला था। अब आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और फरवरी या मार्च में कभी भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद जस्ट हिस्ट्री की रिवीजन या एग्जाम टाइम सीरीज शुरू की जाएगी और वहां से आप सभी को एक बेहतर परिणाम परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।